जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। सर्दियों का मौसम आ चुका है। ठंड के मौसम में हमें अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की खास आवश्यकता होती है। खास करके अभी का जो ये मौसम है उसमें एलर्जीज़, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम आमतौर पे लोगों को काफ़ी परेशान करती है। स्वास्थ्य चर्चा के आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे ठंड में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथ के बारे में। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दूरदर्शन दर्शकों को मेरा जोहार जी। तो हम आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि ठंड के मौसम में आमतौर पे होने वाली बीमारियां क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड से पहले नमी का मौसम रहता है, बारिश का मौसम रहता है, और अचानक से जब मौसम चेंज होता है, ठंड आती है, तो मौसम में रूखापन आ जाता है। जो नमी रहती है वो चली जाती है। उस कारण से हम देखते हैं कि हमारे स्किन में भी उसका प्रभाव आता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन तंत्र में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हमको अचानक से ठंड लगती है और हम तुरंत इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोल्ड फ्लू से, या और भी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां हैं उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और इसमें यही देखना पड़ता है कि हम हर हालत में, मतलब जैसे भी ठंड बढ़ रही है तो उसके अनुसार अपना खान पान, अपना जो भी रहन सहन है उसको हम सुधार लें। जैसे अचानक से हम ठंड में जाएं तो कपड़े पहन के जाएं, वुलन का क्लॉथ पहन के जाएं। खाना जो भी खाएं तो कोल्ड, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये इनका सेवन कम करें। इस आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कुछ बीमारियां हैं जो ठंड की वजह से होती है, कुछ बीमारियों के बारे में आप विस्तार से हमें बताएं और उनके क्या मुख्य लक्षण हैं जिससे हम जान सके कि जी। नॉर्मल देखिए, जब ठंड की शुरुआत होती है और कोई भी हो अचानक ठंड में जैसे ही बाहर निकलता है या ठंड लग जाती है उसको, तो कोल्ड फ्लू के प्रभाव में आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति को सर्दी भी हो जाती है और उसका वाटरी डिस्चार्ज, मतलब नाक से बार बार पानी गिरता है, उसको हेडेक और फीवर भी आ जाता है, बॉडी पेन भी रहता है। इस कंडीशन इसको कोल्ड फ्लू बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। जी। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है फीवर, और अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या प्रॉपर तरीके से इसका हम इलाज नहीं कराते हैं तो ये फिर फीवर बढ़ता जाता है और भी दिक्कतें इससे बढ़ती जाती हैं। जी। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है घर के लेवल पे घरेलू उपचार भी लें, और साथ में जो मेडिकेशन है उसको भी प्रॉपर तरीके से लेना हम लोग शुरू कर दें। जी बिल्कुल। अगर हम देखते हैं कि शुरुआत में होम्योपैथी की बात करें उपचार के बारे में, तो अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड एंड फ्लू है तो उसमें हम आर्सेनिक एल्बम जो लेते हैं, दवा जो 30 पोटेंसी में रहता है, उसको दिन में 3 बार 2-2 बूंद लेने से काफ़ी हद तक राहत मिल जाता है। जी। अगर साथ में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को सोर थ्रोट का भी प्रॉब्लम, मतलब गले में खराश है, जलन है, तो उस कंडीशन में हम बेलाडोना 30 पोटेंसी लेने पे वो उस समस्या से निजात पा सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे करके और भी जो है, आज हम आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो साइनस का सब प्रॉब्लम आता है। अचानक से क्या होता है, सुबह उठते हैं और हमको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, और उसमें हमको हेडेक, फीवर, ये सब कोल्ड के सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लेते हैं और घर में हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर हम स्टीम लें, दिन में 3 बार स्टीम लें और साथ में गार्गिल करें, तो गले में जो भी इन्फेक्शन है वो उसका लेवल जो है कम होने लगता है और मेडिकेशन से पूरी तरीके से वो ठीक हो जाता है। जी। और साथ में, और अगर हम अंदर चलें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमको टॉन्सिल की समस्या देखने को मिलती है। टॉन्सिल देखते हैं कि अक्सर इस मौसम में अगर हम गलत तरीके से कुछ गलत बाहर कुछ खा लेते हैं तो हमारे जो टॉन्सिल हैं, जो हमारी मतलब जो हम खाते हैं, उसमें क्या करता है कि वो आपको मान लीजिए कोई इन्फेक्शन आपके पेट में जा रहा है तो वो आपको इशारा करता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें दर्द होता है, और वो बताता है कि आपने गलत चीज़ खाई है। उस कंडीशन में वही आपको गार्गिल करना है, प्रॉपर मेडिकेशन लेना है, स्टीम लेना है, और कोशिश करना है कि अगर बच्चे को अगर ये इन्फेक्शन हो रहा है, अगर बच्चे की उम्र 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चे की उम्र है, तो कोशिश करना है कि अगर उसको वायरल इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाता है अपने आप ही। अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस मतलब विशेष बोला जाए तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अगर उसको है, तो उस कंडीशन में उसको फिर प्रॉपर मेडिकेशन देना जरूरी रहता है। अगर प्रॉपर मेडिकेशन नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, उस कंडीशन में उस बच्चे को आगे जो आने वाले इस फ्यूचर में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़। मतलब जो रूमेटिक मतलब होता है ऑटोइम्यून, मतलब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो रहता है वो उस बच्चे में ऐसा मतलब इम्यूनिटी वो के साथ वो हमारा एंटी बना देता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ लड़ने लगती है।
जी। इसका प्रभाव हमको अपने हार्ट में भी देखने को मिलता है, किडनी में भी देखने को मिलता है और ब्रेन में देखने को मिलता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट के जो वॉल्व हैं, मसल्स हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं करती। तो जब भी आपको अगर बच्चे को अगर हो रहा है तो ध्यान रखें कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन दें। जी बिल्कुल। तो कैसे हम लोग जानेंगे, क्या आमतौर पे ऐसे लक्षण होते हैं जो बच्चों में देखा जाता है जिससे माँ बाप जान सके कि हाँ बच्चे को ठंड लग गई है? बच्चे को नॉर्मल भी यही देखेंगे कि बच्चा अगर जब पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, तो बताएगा कि उसको गले में दर्द हो रहा है। जी। पहला सिम्टम देख लें। और जब गले में दर्द हो रहा है तो मतलब मान लीजिए कि आप बच्चे को टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो गया है। उस कंडीशन में आप मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर तरीके से उसका मेडिकेशन पूरा करें। उसको लापरवाही में नहीं, क्योंकि वो जो सोर थ्रोट है, जो टॉन्सिल है, उस बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कर सकती है। जी बिल्कुल। तो हमने अक्सर ऐसा देखा है कि गर्मियों के मौसम में लोग उतना बीमार नहीं पड़ते जितना ठंड के मौसम में होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ठंड में तो वैसे हेल्दी मौसम रहता ही है। इसमें तो जो भी आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो इस कंडीशन में तो हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी है काफ़ी स्ट्रांग रहता है। पर इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई बाहर से कोई बच्चा इन्फेक्टेड है और मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे को सर्दी खांसी है और वो छींक रहा है, उस बच्चे से दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन बढ़ने के कारण ये सब दिक्कतें हमको देखने को मिलती है कि मतलब एक बच्चे से 20 बच्चे को हो गया, 20 से फिर और बच्चों को फैल रहा है। तो उस कंडीशन में हमको ये प्रिकॉशन रखना है कि हर हाल में इस इन्फेक्शन को दूसरे व्यक्ति को ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशन रखने हैं। जैसे प्रॉपर बच्चे को हैंड वॉश, जब बच्चा स्कूल से आया तो उसको प्रॉपर हैंड वॉश करा दीजिए। अगर बच्चे को लग रहा है कि सर्दी है तो बच्चे को मास्क लगा के स्कूल भेजें, जिससे और भी बच्चे इन्फेक्टेड ना हों। और अगर हम देखते हैं जैसे कोई ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड पीपल तो भी जैसे बच्चा होता है वैसे वो होते हैं। तो उनको अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप उनके पास ना जाएं, और छींक रहे हैं तो उनसे दूर छींकें। ये भी थोड़ा विशेष ख्याल रखें। तो क्या ठंड के मौसम में वातावरण में भी ऐसी कोई चीज़ें होती है जिसके वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? विशेष से देखा जाए कि ये जिसको एलर्जी होती है, जैसे कहा जाए कि जिसको को डस्ट से एलर्जी है, या पॉलन ग्रेन्स हो गया, या टेम्परेचर से भी कभी कभी अस्थमा देखते हैं, अस्थमा देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ या डाउन हुआ तो उसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि खांसी आना शुरू हो जाएगी, उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो जाएगी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, और साथ साथ उसको वीजिंग का साउंड आएगा। उसकी सांस जब सांस लेगा तो उसको एक वीजिंग साउंड आपको सुनाई देगा। तो उस कंडीशन को आप जो अस्थमा होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है। इसका बचने का एक ही उपाय है कि आप समझ लें कि आपको किस चीज़ से बचना है। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो आप डस्ट से बच के रहें, और अगर आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है तो आप पॉलन ग्रेन से बच के रहें, मास्क का उपयोग करें। अगर आपको टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उस कंडीशन में उस टेम्परेचर से भी बच के रहें। जी बिल्कुल। तो ऐसे क्या उपाय है जो आम तौर पे जो ठंड के वजह से जो जुकाम, एलर्जीज भी काफ़ी लोगों को हो जाती है, तो ऐसे आम तौर पे क्या उपाय है जो हमें करने चाहिए ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए? पहला उपाय तो यही है कि जो भी आप खाएं उसकी प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं। जी। आपको एक दिन में कितना पानी पीना है, कितना आपको फ्रूट्स लेना है, कितना आपको सैलिड लेना है, कितना आपको ग्रीन वेजिटेबल का हिस्सा रखना है, कितना आपको एक दिन में, जैसे आप हाइड्रेशन के लिए मिल्क हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, कितना स्थान आप अपनी डाइट प्लान में देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। साथ में अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े तो पहने हुए हैं, पर अगर आपका पेट खाली है, अगर भूखे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको ठंड लग सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ खा के जाएँ, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, और अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो कुछ अपने पास साथ ऐसा लेके चलें जिसको आप बीच सफ़र में खा सकें, जिससे आप ठंड से आसानी से बच सकें। जी डॉक्टर मनीष, आप अपने बहुत ही विस्तार से बताया है कि ठंड में होने वाली बीमारियां क्या है, उसे कैसे बचना चाहिए और कॉमन सिम्टम्स क्या है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथ क्या है और ठंड से होने वाली बीमारियों से होम्योपैथ हमें कैसे बचाता है? होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का इलाज उन दवाओं से किया जाता है कि जो दवाएं वो लक्षण पैदा भी कर सकती हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो दवाएं हैं वो आपको लक्षण के अनुसार दी जाती है। लक्षण के अनुसार, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, आपका फिजिकल मेकअप कैसा है, कि फिजिकल आपका बॉडी मतलब क्या खाने का खान पान है, क्या सोचने का आपका वो है, तो वो सब देख के आपको दवा दी जाती है। सिम्टम्स के साथ साथ उसमें लॉजिक के साथ सिम्टोमोलॉजिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस कंडीशन में क्या रहता है कि ये दवाएँ जो हैं वो ह्यूमन प्रूव हैं, तो ये टोटली सेफ़ दवाएँ हैं। इसको लेने में कोई ऐसा मतलब कोई डर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
बस ये है कि आप इसको एक कुशल चिकित्सक के माध्यम से लें, क्योंकि दवाओं का एक डोज निश्चित रहता है, वो डोज डॉक्टरों को ही पता रहता है, चिकित्सक को भी पता रहता है। इसलिए उस डोज को लेने के लिए डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और इसको लें प्रॉपर। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे मैंने बताया आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा के लिए आप प्रॉपर देखें तो आपको बहुत सारी दवाएं मिल जाएंगी जिससे अस्थमा आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको बार बार अस्थमा हो रहा है जी, तो कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में लेने पे आपको उससे निजात पा सकते हैं। अगर आप बार बार अस्थमा से परेशान हो रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब जो है उससे आप लेने से आपको राहत मिलेगी। अगर अस्थमा आपको दस्त से हो रहा है तो ब्लाटा और इंटेलिस मेडिसिन होती है, 30 पोटेंसी में लेने पे आप इसको दस्त से अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उसमें आपको बेनिफिट रहता है। और अगर आप कोल्ड एयर से वो हो रहे हैं तो कोल्ड एयर से होने पे हिपरसल्फ 30 में लेने पे दिन में 2 बार आप काफ़ी हद तक दस्त से जो अस्थमा का प्रॉब्लम आपको हो रहा है उससे आप निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या होम्योपैथ में जो इलाज है उसके क्या कुछ अलग तरीके होते हैं? मतलब क्योंकि बोला जाता है कि होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो क्या इसके इलाज में कुछ ऐसा? होम्योपैथी क्या करता है, ट्रीटमेंट इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट ये है इसका कि ये आपके डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम में जाता है, आपकी जो इम्यूनिटी उसको स्टिमुलेट करता है और बीमारी से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी को ही इन्फोर्स करता है कि वो डायरेक्ट बीमारी को हटाए आपके शरीर से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेडिकेशन लें और जितना कहा गया है, जितना उसका डोज लेने को कहा गया है, जितनी बार रिपीट करने को कहा गया है, जितने दिन के लिए कहा गया है, उसको प्रॉपर तरीके से लें। उस तरीके से क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से मेडिसिन काम करती है और आपको वो दवा दी गई है वो आपको बीमारी से दूर करने के लिए या निजात पाने के लिए बहुत सफल हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आमतौर पे देखा गया है कि ठंड में आमतौर पे ज़ुकाम, खांसी और बुखार जैसी चीज़ों से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो क्या ऐसे घरेलू क्या उपचार है जो लोग कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए? घरेलू उपचार देखिए, तो मैंने बताया कि आपको प्रॉपर जो है आपका डाइट प्लान होना चाहिए। आपका दिन में क्लियर होना चाहिए कि आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें। प्रॉपर हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको ठंड आसानी से नहीं लगेगी। आप खाली पेट नहीं रहें, आप खाली पेट रहेंगे तो आपको ठंड लगने के चांस रहेंगे। प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, वूलन कपड़े पहने, कॉटन कपड़े यूज़ करें और स्पेशली अपने कानों को बचा के रखें। कान क्या होता है, ओपन रहते हैं और इसमें जब से ज़्यादा ठंड लगने का चांस रहता है, तो इसलिए अपने कानों को विशेषकर ढक के रखें। जी बिल्कुल। तो हमारे आहार में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ऐड करना चाहिए? आहार में मेनली क्या है कि आप फ्रूट्स जो हैं, आप अगर मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स लेने जाते हैं तो 2 से 3 प्रकार के फ्रूट लाएं और उनको एक मिक्स करके खाएं। उससे क्या होता है, बहुत सारे आपको विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, आपको इजीली मिल जाते हैं। एक फ्रूट्स खाने से अच्छा है कि आपको 2-3 फ्रूट मिला के खाएं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है। साथ में ग्रीन वेजिटेबल मतलब 2 दिन में 1 बार जरूर लें। ग्रीन अभी तो मौसम ही आ गया है ग्रीन वेजिटेबल का, साग का, तो आप दिन में 2 दिन में 1 बार कम से कम अपनी डाइट में इसका साग का उपयोग करें। उससे काफ़ी हद तक आप मौसम से ही बचे रह सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग रहती है। जी बिल्कुल। तो क्या एक्सरसाइज की भी कुछ इम्पोर्टेंस है इसमें? एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए लाइफ में, हमारे जीवन में। एक्सरसाइज जो है हमको पूरे तरीके से जो है अपनी चेतना को जगाने का एक पूरा आधार है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है तेज होता है और हमारे शरीर के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं वो हमारी सेल से निकलते हैं और बाहर हो जाते हैं जी। और जो हमारी जो सेल के फंक्शन है वो काफ़ी तेज़ हो जाते हैं और जो हमारी जो इंटेक, अगर उस समय हम सही खाना खाते हैं तो प्रॉपर इंटेक होता है और जो बीमारियां जो दवा से ठीक होती हैं वो प्रॉपर एक्सरसाइज से भी ठीक होने लगती हैं। तो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें योगा बहुत हेल्पफुल रहता है। योगा करने से आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं और काफ़ी हद तक अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एलर्जी की समस्या बहुत लोगों में होती है, तो जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत है उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? एलर्जी का सीधा उपचार बताएं तो अगर आपको ये पता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है जी। अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से है, ये ठंड से है कि ठंड बढ़ने से आपको हो रहा है या डैम्प वेदर में जाने से आपको अगर एलर्जी हो रही है तो उस कंडीशन में आप उस मौसम से उस जगह से बच के रहें। अगर हो भी रहा है आपको तो आप कोशिश करें कि आप कुछ होम्योपैथिक उपचार लें। जैसे मैं बताऊं कि आपका एपिस मेलिफिकी एक दवा होती है, अगर आपको अटैक आता है तो उस कंडीशन में आप उसको ले सकते हैं। साथ में एकोनाइट है, अगर अचानक से आपको एलर्जी होता है, दाने निकल आते हैं शरीर में, सर्दी खांसी सब होता है, तो उस कंडीशन में आपको
सल्फर 30 का जो दवा है दिन में 2 बार लेने पे आपको काफ़ी हद तक इसमें निजात मिल जाता है। जी, तो वैक्सीन की क्या महत्वपूर्ण है पूर्णता है ठंड में होने वाली बीमारियों के लिए? वैक्सीन आज के दौर में देखा जाए तो वैक्सीन जो है हमको बीमारी से पहले की तैयारी की बात करता है कि मतलब पहले से आपकी इम्यूनिटी जो है उस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे आपकी बात करें अभी जो इस ठंड में जो निमोनिया हो गया और भी जो बीमारियां हैं जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का निमोनिया होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया या फिर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो गया, और भी जो इन्फेक्शन होते हैं लंग्स में उसको बचाने के लिए डीपीटी हो गया, आपका पीसीवी हो गया, ये सब वैक्सीन दी जाती हैं। और बच्चे को अगर फ्यूचर में ये बीमारियां होती हैं तो या तो वो थोड़ा होके वो ठीक हो जाती हैं या होती ही नहीं है। तो काफ़ी अच्छा उपचार का माध्यम है कि आप पहले से बॉडी को तैयार करके रखें कि आपको फ्यूचर में बीमारी हो ही ना। जी बिल्कुल। तो अब जब हम बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो बच्चों को कौन सी बीमारियां ज़्यादा असर करती है और उन्हें कैसे बचाया जाए? बच्चों को अभी देखा जाए तो मेनली जो है निमोनिया जो है जिसको कहा जाता है कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो डेथ कॉज करती है डिसीज़ वो निमोनिया कॉज करती है जी। उसका कहीं ना कहीं कारण रहता है कि प्रॉपर जो है हम लोग जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट बच्चों को नहीं दे पाते हैं। विकासशील देशों में प्रॉब्लम ये आता है कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं दे पाते हैं, उस कारण से बच्चों को ये सब इन्फेक्शन भी होते हैं। और साथ में जैसे बच्चा उतना अवेयर नहीं है, बच्चा तो साधारण है, वो तो कहीं बच्चे स्कूल में गया कहीं मिट्टी में खेल रहा है कहीं कुछ कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कोई छींकेगा या कुछ इन्फेक्शन कहीं उसके रेस्पिरेटरी में जाएगा तो कॉज कर सकता है निमोनिया को। उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसमें क्या होता है कि पस लाइक मतलब पस ही मतलब उसमें स्टोर हो जाता है और वहाँ पर वो हार्ड होके गैस को एक्सचेंज होने में रुकावट पैदा करता है। जी बिल्कुल। उस कंडीशन में देखते हैं कि बच्चे को फीवर भी होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत भी आएगी, और भी कंडीशन हमको ये सब देखने को मिलेंगे। उसको सांस जो आएगा तो उसको वीजिंग साउंड भी आएगा साथ में। तो ये सब चीज़ें हमको जब देखने को मिलती हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि कुछ होम्योपैथी दवाएँ हैं जिसमें आपका ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में देने पे बच्चों को बहुत हद तक इससे निजात मिल जाती है। दिन में 2 बार देने पे मतलब 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को देने से काफ़ी हद तक निजात मिल जाता है। और साथ में अगर उस बच्चे को और भी प्रॉब्लम हो रही है जैसे उसका म्यूकस निकल रहा है तो उस कंडीशन पल्सिटला एक मेडिसिन है पल्सिटला 30, उसको आप दिन में 2 बार 2 बूंद देने पे इसमें आपका निमोनिया में भी काफ़ी हद तक निजात पा जाते हैं। जी बिल्कुल। आजकल बच्चों में अस्थमा की दिक्कत भी काफ़ी देखी जा रही है, खास करके जो अभी का जो ये मौसम है, दुर्गा पूजा का जो समय होता है या उसके बाद दिवाली से पहले जो बीच वाला ये जो मौसम होता है बहुत ही ठंडा गर्म वाला ये मौसम होता है, तो अस्थमा से भी बहुत बच्चे ग्रसित रहते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अस्थमा वो ट्रिगर्ड बीमारी है। ट्रिगर्ड मतलब कि आप किसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है जिसमें आप जाने पे आप अस्थमा के अटैक में आ जाते हैं। मैंने बताया इसमें आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, वीजिंग साउंड आएगा, है ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इससे बचने के लिए यही है कि आप अगर जान रहे हैं कि आप डस्ट से प्रभावित होने पर आपको अटैक आ रहा अस्थमा का या पॉलन ग्रेन से या फिर टेम्परेचर से, तो उससे बच के रहें। या कुछ ऐसे तेज़ स्मेल वाले प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल होते हैं जिससे भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है, तो उनसे बच के रहें, है ना। और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको भी ले सकते हैं आप, उससे भी आपको काफ़ी हद तक निजात पा सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डस्ट से आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है अस्थमा का तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटालिस सबसे अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में देने पे ये आपको डस्ट से जो आपको अस्थमा का अटैक आ रहा है उससे निजात देती है और ये सब बीमारियां इजली ठीक हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उन्हें भी ठंड काफ़ी असर करता है, तो बुज़ुर्ग लोगों में क्या बीमारियां आमतौर पे देखी जाती है और उन्हें कैसे बचाया जाए? ठंड में मेन दिक्कतें जो बुजुर्गों को आती हैं वो जोड़ों के दर्द से आती हैं। जी बिल्कुल। जोड़ों का दर्द उनको बहुत प्रभावित करता है क्योंकि एक टाइम के बाद उनके जो जॉइंट्स हैं वो घिस जाते हैं और साथ में जो ठंड में जो सर्कुलेशन हमारा जो रहता है बॉडी का वो स्लो रहता है। उस कारण से क्या उनके जो जॉइंट्स में है दर्द का समस्या आ जाता है। उस कंडीशन में उनको हॉट एयर जो बैग्स रहते हैं उनसे अपनी सिकाई करनी चाहिए। साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर वो प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक निजात मिलती है। जैसे बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति को चलने से आराम मिलता है और बैठने से उसका दर्द बढ़ता है तो उस कंडीशन में रस्टॉक्स जो है 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेने से उसको इस दर्द में और इस जॉइंट्स पेन में भी काफ़ी राहत मिलती है। जी बिल्कुल। तो उनके आहार में ऐसी क्या चीज़ें हम लोग जोड़ सकते हैं जिनसे उन्हें सहायता मिले?
आहार के लिए मुख्यतः वही है कि आपका जो डाइट प्लान है वो रिच प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, जिससे वो इजीली जो है इन्फेक्शन से अफेक्टेड ना हो सकें। उनमें रिच प्रोटीन हो, साथ में आपका प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर, जैसे मैंने कहा कि अगर जब डाइट प्लान आप बना रहे हैं तो उसमें आप एक टाइम में सूप का रखें, एक टाइम आप मिल्क के लिए रखें, एक टाइम आपने चाय हो गया, इस टाइप का हो गया, जो है उसको एक डाइट प्लान के अनुसार ही फॉलो करें। क्योंकि जो बड़े रहते हैं वो उनको आइडिया नहीं रहता कि कितना खा लेंगे, क्या जो अच्छा लगा तो ज़्यादा खा लिए। तो आप प्रॉपर उनको एक डाइट दें कि इतना ही आपको खाना है, इतने में आपको, उससे क्या रहता है कि वो प्रॉपर तरीके से ढंग से खाते हैं और उनको बीमारियों से दूर रहते हैं काफ़ी हद तक। और ऐसा कोई घरेलू उपचार जो उनके लिए आप बताना चाहें हमें? घरेलू उपचार तो वही है कि आपको जो है वो आप प्रॉपर तरीके से अगर उनके जॉइंट्स की मसाज करते हैं, जैसे आपका जो मस्टर्ड ऑयल रहता है उससे अगर मसाज करते हैं उनके जॉइंट्स की, तो उनको काफ़ी हद तक उससे जो जॉइंट्स पेन में रिलीफ मिलता है। साथ में अगर उनकी स्किन ड्राई हो रही है, क्योंकि ठंड में जो है स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उस कंडीशन के लिए उनको नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जो रहता है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। जब वो रात को सोने जाते हैं तो उनके एक बार हाथ पैरों में नारियल तेल लगाने से वो रात नींद भी अच्छी आती है और उनका जो उनका स्किन रहता है प्रॉपर सही तरीके से, मतलब उसमें ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती है। जी बिल्कुल। जी। तो अब हम अगर अपने राज्य झारखंड के बारे में बात करें तो ठंड से होने वाली बीमारियों से अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे झारखंड राज्य की क्या स्थिति है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी? देखा जाए तो वैसे वही है कि अभी जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया अस्थमा, निमोनिया, आपको जो एलर्जी हो रही है, साथ में आपको टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो रहा है, ये ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में अगर जैसे जो ओल्ड पीपल हैं उसमें अगर हम बात करें कि किसी को जैसे बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम में क्या है, ठंड में क्या होता है बीपी जो है वो बढ़ जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच जो है वो अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है और आपका ब्रेन हेमरेज का भी प्रॉब्लम आता है। उस कंडीशन में क्या रहता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो रहता है अचानक से तेज़ हो जाता है ठंड के कारण, क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं रहती, हमारे में स्ट्रेंथ नहीं रहती। उस कारण से क्या रहता है कि हमारा जो ब्लड जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में ब्लड फ्लो बढ़ने पर या तो हमारे ब्रेन में वो ब्रेन हेमरेज कर देता है, या अगर हार्ट में अगर प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज है, तो उसको ब्लॉक करके वो उसको हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर देता है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है इस कंडीशन में। जी तो जैसे कि हम अपने राज्य झारखंड के बारे में बात कर रहे थे, तो झारखंड का मौसम को अगर देखा जाए तो सुबह में काफ़ी धूप रहती है ठंड के मौसम में भी, और शाम होते ही सूरज ढलते ही काफ़ी ठंड का मौसम यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे मौसम में किस तरीके से अपना ध्यान रखा जाए? इसको ध्यान रखने के लिए प्रॉपर जो है प्रोटीन डाइट ली जाए। साथ में जब भी बाहर निकलें तो खाली पेट बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल कुछ ना कुछ खा के ही जाएं। अगर दूर सफ़र में जा रहे हैं तो साथ में ऐसी चीज़ रखें, नट्स रखें जो इसको आप प्रॉपर तरीके से खा सकें, और साथ में ये ध्यान रखें कि आपको प्रॉपर जो है सन बाथ लेना है। आप कम से कम, अगर ओल्ड पीपल हैं या बच्चे हैं या आप खुद हों यंग एज में भी, आपको कम से कम मिनिमम 40 मिनट्स का सन बाथ लेना है। या तो सुबह भी ले सकते हैं, आप दोपहर में भी ले सकते हैं, और कोशिश करनी है कि उससे जो आपको विटामिन डी मिल रहा है उससे आपको आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो रही है, और साथ में आपका जो बोन का जो आपका डेंसिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग बनती है। तो विटामिन डी के लिए सनबाथ प्रॉपर तरीके से लें। जी बिल्कुल। अगर हम गर्भवती महिलाओं के बारे में बात करें तो ठंड के मौसम में उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाए? उनको सुरक्षित रखने का ही तरीका है कि प्रॉपर तरीके से अपने आप को ढक के रखें। जो बच्चे के लिए तो यही ज़रूरी है कि वो जो कोल्ड का जो एक्सपोजर है वो सेव करके, उससे सेव करने के लिए प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, प्रॉपर डाइट जो उनका प्लान रहता है, जो उनको डाइट प्लान दिया जाता है उसका फॉलो करें, और साथ में सन बाथ जो आपका प्रॉपर जो धूप जो लेना है वो भी प्रॉपर तरीके से लें, और साथ में कुछ जो है थोड़ी छोटी हल्की फुल्की एक्टिविटी हैं वो भी साथ में करती रहें, क्योंकि अगर वो बैठी रहेंगी तो एक्टिविटी ना होने से भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो प्रॉपर एक्टिविटी होनी भी ज़रूरी है उनकी। जी बिल्कुल। तो जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं उन्हें ठंड से बचने के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? ठंड से बचने के लिए यही उपाय है कि आप कभी भी ठंड में बाहर अगर निकल रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से अपने आप को ढक के रखना है। उसमें वूलन क्लॉथ्स यूज़ करने हैं, ऊनी कपड़े उपयोग करने हैं, कॉटन के क्लॉथ्स उपयोग करने हैं, प्रॉपर तरीके से कान को ढक के रखना है,
और साथ में कभी भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो कभी भी गीले बालों के साथ बाहर ना जाएं। गीले बालों में क्या है, ठंड लगने का चांस ज़्यादा रहता है। जी बिल्कुल। प्रॉपर तरीके से अपने बालों को सुखा लें, इसके बाद ही बाहर निकलें। जी, तो ठंड से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, उसमें ज़्यादा सफलता पाने के लिए आप क्या हमें सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है तो आप प्रॉपर तरीके से गार्गिल करना शुरू करें। प्रॉपर तरीके से गार्गिल करें और स्टीम लें। प्रॉपर दिन में 3 बार स्टीम। जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है, जैसे ही ठंड का मौसम, उससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो अपने आप वो ठीक होता चला जाता है। तो अगर ठंड की शुरुआत में अगर ये सब लेना शुरू कर देते हैं आप, गार्गिल करना प्रॉपर तरीके से, जैसे सूप है, प्रॉपर दिन में 1 या 2 बार सूप लेना, काढ़ा लेना 1 दिन में 1 बार, तो शुरुआत में ही अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग कर लेते हैं, तो आपको शुरुआत में ही आप ठंड से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनीष, आपने बहुत ही सरलता से हमारे दर्शकों को बताया है कि ठंड की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में, उनसे कैसे बचा जाए, उसके बारे में क्या कुछ सिम्टम्स है जो हमें पहले से भाप लेना चाहिए और फिर उसके उपाय करना चाहिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक जो आप हमें आज देख रहे हैं, आशा है कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और भी स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारा डीडी झारखंड का यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। स्वास्थ्य चर्चा के तमाम एपिसोड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।